नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रावत इंडस्ट्री में अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन गुस्से में अनाया को अपने गोद में उठाता है और एक प्रेसिडेंट किस करके अपने प्राइवेट कमरे में ले जाता है। इस वक्त वह पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। अनाया भी उसे शांत करवाने के लिए उसे गहरी सांस लेकर बोली, हर्ष शांत हो जाओ, मैं बस जानना चाहती थी कि मार्क स्मिथ मुझे मिलने के लिए इतने एफर्ट क्यों डाल रहा है। मुझे पहले से पता था वह मेरी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, और जब उसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो वह सोचने लगा कि वह किस तरह से मुझसे मिल पाएगा। कोई तरीका ना सोचने पर उसे पता चला कि मैं ही पेंटर ना भी हूँ। तो उसने मेरी पेंटिंग खरीदने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्टली मेरे लोग उसे पेंटिंग नहीं भेज रहे थे, नहीं कोई रिस्पांस दे रहे थे। इसीलिए उसने ये तरीका अपनाया कि शौर्य वर्मा को पेंटिंग खरीदने के लिए अप्रोच किया, और उसे पेंटिंग की कीमत उसने खुद चुकाई थी, वह भी पेंटिंग की कीमत से 3 गुनी ज़्यादा कीमत देकर। और मैं ये जानना चाहती थी कि वह सोच क्या रहा है, इसलिए मैं उसे मिली थी। आखिरकार मैं हर वक्त तुम्हारे पीछे छुप नहीं सकती। वही ये सुनकर हर्षवर्धन नीचे झुका और उसकी गर्दन पर एक और बाइट करते हुए गुस्से में बोला, अगर ऐसा है भी तो तुमने एक और पेंटिंग उसे क्यों दी। ये सुनकर अनाया बोली, मैंने उसकी सोच पड़ी थी, वह मुझे दोबारा अप्रोच करना चाहता था, इस बहाने से कि मैंने पेंटिंग के लिए ज़्यादा कीमत ली है, और वह मुझे दूसरी पेंटिंग बनाना चाहता था। इसलिए मैंने पहले ही एक पेंटिंग उसे दे दी ताकि दोबारा मिलने का मौका ना मिले। और अब जलन महसूस करना बंद करो, आखिरकार मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इस तरह से मुझे चिढ़ाना नहीं चाहिए तुम्हें। ये सुनकर हर्षवर्धन उसके ऊपर के टॉप को निकालते हुए उसे गौर से देखते हुए बोला, पनिशमेंट तो मिलेगी बीवी, आखिरकार तुम्हारी गलती इतनी भी छोटी नहीं है, तुमने वहां जाने का रिस्क लिया, वह भी यह जानते हुए कि वह आदमी कितना खतरनाक है, और अभी भी तुम्हारी हिम्मत हो रही है मुझसे बहस करने की। इतना बोलकर वह नीचे झुका और उसके पहले बेली बट पर किस कर लिया। अब अनाया का पेट साफ साफ नजर आने लगा था, और ऊपर की टॉप को निकालने के बाद तो अनाया और भी अट्रैक्टिव लग रही थी। उसका बेली बम्प उसे और भी ज्यादा खूबसूरत दिखा रहा था। अनाया हर्षवर्धन की हरकत से उसे घूरते हुए बोली, हर्ष क्या कर रहे हो। तभी हर्षवर्धन उसको छूते हुए बोला, कुछ खास नहीं, अपनी बीवी से प्यार। अनाया जानती थी कि अब हर्षवर्धन रुकने नहीं वाला, और वह भी रोकना नहीं चाहती थी। उसे भी हर्षवर्धन के नजदीक जाने की इच्छा हो रही थी, इसलिए वह उसे किस करते हुए बोली, ठीक है, जब तुम्हें कंपनसेशन चाहिए तो क्यों ना मैं तुम्हें अपने शरीर से कंपनस्ते करूं। इतना बोलकर वह उसे किस करने लगी और उसके बाद उसके गर्दन पर एक जोर की बाइट कर ली। हर्षवर्धन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, वो तो इस चीज को एंजॉय कर रहा था। वह अपने कोट को नीचे फेंकते हुए शर्ट के बटन को फाड़ देता है और फिर अनाया के ऊपर आते हुए बोली, ठीक है बच्चा, तुम खुद यही चाहती हो, बाद में मुझे दोष मत देना। इतना बोलकर वह उसे चूमने लगा। वह इस बात का पूरा ध्यान रख रहा था कि वह हल्का सा भी वजन अनाया के पेट पर न डालें। आखिरकार उन दोनों को ही अपने रोमांस से ज्यादा अपने बच्चों की चिंता थी। थोड़ी ही देर में उन दोनों के ही कपड़े जमीन पर गिरे हुए थे, बस अंदरूनी कपड़े पहने हुए थे। हर्षवर्धन अनाया को गौर से देखता है, फिर उसके ऊपर के कपड़े निकालते हुए उसके उभारों को अपने मुंह में भरते हुए बोला, बीवी आगे से ऐसा कुछ मत करना जो मुझे डरा दे। अनाया अभी हर्षवर्धन की बेचैनी समझ गई, वह भी उसका पूरा साथ दे रही थी। थोड़ी ही देर में उस कमरे में बस हर्षवर्धन के आहें भरने की और अनाया की सिसकियां की आवाज आ रही थी। उन दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि हर्षवर्धन हर बार की तरह वाइल्ड नहीं था, न ही अनाया हद से ज्यादा एक्साइटमेंट दिख रही थी। बस वह दोनों अपने प्यार को महसूस करके सुकून महसूस कर रहे थे। तकरीबन 1 घंटे के बाद हर्षवर्धन अनाया को अपनी बाहों में लिए हुए लेटा था। उन दोनों की ही ऊपर एक सफेद चादर थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। अनाया हर्षवर्धन के कंधे पर सिर झुकाकर आराम कर रही थी। कमरे का फर्श उन दोनों की प्यार की गवाही दे रहा था, जहां पर उन दोनों के ही कपड़े बिखरे हुए थे। अनाया जो मेकआउट की वजह से थोड़ी सी थक गई थी, वह हल्की सी खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कमर में दर्द हो रहा था। वह हर्षवर्धन को घूरते हुए बोली, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये सुनकर हर्षवर्धन अपनी जगह पर खड़ा हुआ और अनाया की ऊपर से चादर हटाते हुए उसकी कमर को सहलाने लगा।
हर्षवर्धन की हरकत से अनाया को शर्म आ गई। आखिरकार उसने कुछ नहीं पहना था और उसे अभी भी हर्षवर्धन से शर्म आती थी। अनाया की यह आदत हर्षवर्धन को बहुत ज्यादा पसंद थी। वह अनाया के शरीर को गौर से निहारते हुए बोला, बीवी इस तरह से रिएक्ट करना बंद करो। तुम्हारे शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं देखा है, इसीलिए शांत हो जाओ और मुझे तुम्हारी कमर की मालिश करने दो। इतना बोलकर वह उसके कंधे पर सिर टिका लेती है। वो उसकी कमर की मालिश करने लगा। तभी हर्षवर्धन की नजरें अनाया की ऊपरी हिस्से में जाती है, जहां पर अंदरूनी कपड़ों के डार्क लाइन थी, जिसे देखकर हर्षवर्धन उस पर उंगली फिराते हुए बोला, बीवी यह इतनी गहरी लाइन क्यों बन गई है तुम्हारे शरीर पर? क्या तुम्हें अपने अंदरूनी कपड़े ज्यादा फिट हो रहे हैं? ये सुनकर अनाया भी देखती है तो सच में उसके फिगर शरीर में बदलाव हो रहा है। वह इसकी वजह जानती थी। वह अपनी नजरें चुराने लगी। इस बार ऐसा था कि सच में इस मामले में हर्षवर्धन बिल्कुल क्लूली था। पूरी जिंदगी में ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, ना ही उसकी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की थी जो उसे इस बारे में इन्फॉर्म करे। इसीलिए अनाया को इस तरह से शर्माते हुए देखकर हर्षवर्धन उसके उभारों को सहलाता है और फिर गौर से देखते हुए बोला, बीवी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो और शर्मा क्यों रही हो? ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, क्या कर रहे हो? इतने बेशर्म मत बनो। इतना बोलकर वह चादर को वापस अपने गर्दन तक खींच लेती है और बिस्तर पर लेट जाती है। अनाया को इस तरह से करता हुआ देखकर हर्षवर्धन उसे हल्का सा ऊपर करता है और अपने कंधे पर सर टिकते हुए उसकी कमर पर हाथ डालकर बोला, बीवी इसमें शर्माने की क्या बात है? जो सच है मैं तो वही पूछ रहा हूँ। और वैसे भी इतनी गहरी लाइन है तुम्हारे शरीर पर, वह दाग भी छोड़ सकती है और यह अच्छा नहीं है इतनी टाइट कपड़े पहनना। ये सुनकर अनाया धीमे से बुदबुदाते हुए बोली, इसके जिम्मेदार भी तुम ही हो। तुम्हारी वजह से यह हालत हुई है। ये सुनकर हर्षवर्धन, जिसके कान बहुत अच्छे थे, वह अनाया को घूरते हुए बोला, बच्चा अब इसमें मेरी क्या गलती है? तुम हर बार मुझे इस तरह से बदनाम नहीं कर सकती। ये सुनकर अनाया को गुस्सा आया। वह उसे घूरते हुए बोली, मेरे शरीर पर वह लाइन इसलिए है कि हम दोनों कुछ ज्यादा ही रोमांस कर रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी की वजह से मेरी हिप और ऊपर के हिस्सा बढ़ चुका है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। इतना बोलकर वह नजरें चुराने लगी और चादर के अंदर ही अपना चेहरा छुपा लेती है। गुस्से गुस्से में सब बोल तो गई लेकिन न गुस्सा आ रहे थे। वहीं अनाया के एक्सप्लेन को सुनकर हर्षवर्धन की आंखें बड़ी हो गई। जहां पर वह पहले क्यूरोस था, अब उसे भी हल्का सा अजीब महसूस हुआ। आखिरकार यह कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जिस पर हर कोई बात करता रहे, लेकिन हर्षवर्धन अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा मैच्योर था और वह अब स्टेज में नहीं था जो वह टीनेजर की तरह शर्माता रहे। उसे बस हल्का सा एहसास महसूस हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर वह गहरी सांस लेकर अनाया के ऊपर से चादर को खींचते हुए बोला, बीवी इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है और अगर तुमने कहा है वैसा है तो अच्छा ही है। मैं तो चाहता हूँ ये थोड़े से और बड़े हो जाए। देखो ना यह अभी भी मेरे हाथ के सामने कितने छोटे से है। मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथ में परफेक्टली फिट हो जाए, इतने बड़े हो जाए। वही यह सुनकर अनाया को और शर्माई। वह हर्षवर्धन का हाथ झटकाने की कोशिश करते हुए बोली, क्या कर रहे हो? आज इतने बेशर्म मत बनो। लेकिन हर्षवर्धन वापस उसके उभार को सहलाते हुए बोला, बीवी इसमें गलत ही क्या है? मैं तो बस अपनी इच्छा बता रहा हूँ और यह गलत भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं इस पर बहुत अच्छे से वर्क करूंगा। बहुत जल्द में से परफेक्ट साइज में लेकर आऊंगा। हर्षवर्धन की बेशर्मी को महसूस करते हुए अनाया उसे घूरते हुए बोली, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारी बेबी के होने के बाद वह अपने आप बदल जाएंगे मिल्क फीडिंग की वजह से, और इस तरह से अजीब और गरीब ख्याल लाना छोड़ दो। अनाया को अभी भी इतना शर्माता हुआ देखकर हर्षवर्धन उसे ज्यादा नहीं छेड़ता। वो उसके सिर पर किस करता है और फिर उसे लेटाते हुए प्यार से बोला, और रही बात इसे बढ़ाने की। इतना बोलकर वह हल्का सा उसके उभारों को सहलाता है और फिर बोला, ये जैसे ही वैसे ही मुझे पसंद है, चाहे फिर वह बड़े हो या छोटे। और मैं तुम्हें बस इतना बता रहा हूँ कि इतनी टाइट कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है और अब सो जाओ। इतना शर्माने की भी जरूरत नहीं है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। अनाया को अभी भी बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उसने एक नज़र भी हर्षवर्धन को नहीं देखा और तुरंत चादर को अपने ऊपर खींचकर सो गई। हर्षवर्धन भी हल्का सा उसका सर सहलाने लगा। आखिरकार वह उसकी जान थी
थोड़ी ही देर में अनाया थकान की वजह से सो गई। उसके सोते ही हर्षवर्धन ने फोन हाथ में लिया और उसने अनाया की कही हुई बात को सर्च किया और उसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ी। जैसे जैसे वह पढ़ रहा था वैसे वैसे वह कम मुस्कुरा रहा था। उससे पहले इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब जब उसे पता चल गया था कि ज्यादा मेकआउट करने की वजह से औरतों के शरीर में काफी बदलाव आते हैं, तो वो हल्का सा मुस्कुरा देता है। जिंदल विला। हर्षद जिंदल और रेशमा बहुत अच्छा वक्त पार्क में बिता रहे थे। उन दोनों ने अपनी जिंदगी में जो एंजॉयमेंट पहले नहीं की थी वह अब कर रहे थे। पूरे वक्त उन दोनों के ही चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। भले ही हर्षद जिंदल हमेशा ही सख्त रहता था और उसकी सख्त स्वभाव था, लेकिन आज उसके चेहरे पर हल्का सुकून था। भले ही उनकी शादी अनाया की मर्जी से हुई थी, पहले उनके बीच प्यार नहीं था पर रिस्पेक्ट थी, लेकिन अब बात अलग थी। अब वह दूसरे को प्यार करने लगे थे और यह पल उन दोनों की ही जिंदगी के काफी खूबसूरत लम्हे थे। जैसे ही वह लोग जिंदल विला पहुंचे तब तक शाम के 4 बजे बीत चुके थे और पूरे दिन अलग अलग राइड में जाने की वजह से रेशमा काफी थक चुकी थी। जैसे ही वह घर पर पहुंचे उन्होंने हाल का माहौल देखा, जहां पर मोहन जिंदल और अरुणा जिंदल के साथ राठी परिवार बैठा हुआ था। वह लोग आराम से बातें कर रहे थे, चाय पी रहे थे और कुछ स्नैक्स खा रहे थे। उन्हें वहां देखकर रेशमा ने वापस अपनी मुठिया कस ली है। उन्हें सच में वह लोग बर्दाश्त नहीं थे। वही रमन राठी की नज़र तो बस रेशमा पर ही टिकी हुई थी। उसे रेशमा में किसी की झलक नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अतीत का कोई हिस्सा जो वह छोड़कर आया था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया हो। रेशमा को देखते ही उसके चेहरे पर गिल्ट और पछतावे के भाव नजर आने लगे थे, जैसे पता नहीं क्या ही उसने क्राइम कर दिया हो। हर्षद जिंदल जैसे ही रेशमा को अंदर ले जाने लगा, मोहन जिंदल फिक्र भरी आवाज में बोले, रेशमा बेटा तुम ठीक तो हो? और प्रिंसेस कहाँ पर है? बहू ने बताया तुम सुबह सुबह उसके साथ गई थी। ये सुनकर रेशमा हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, वह दादाजी ऐना अपने कुछ काम की वजह से ऑफिस गई है, शाम को वह आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, वह ठीक है। ये सुनकर मोहन जिंदल बोले, कोई बात नहीं। उसके बाद रेशमा वापस ऊपर जाने लगी। ये देखते हुए रजनी राठी मुस्कुराते हुए बोली, रेशमा बेटा यहाँ आओ और थोड़ी देर हमारे साथ भी बातें करो। वही यह सुनकर रेशम की मुठिया कस गई। वह अपने गुस्से पर कंट्रोल कर रही थी। उसने गहरी सांस ली। अभी वह कुछ बोलती उससे पहले ही हर्षद जिंदल रेशम का हाथ पकड़ते हुए बोला, आई एम सॉरी मिसेज राठी, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सुबह भी प्रिंसेस उसे अपने साथ लेकर गई थी, उसे आराम की जरूरत है, वह बाद में आपके साथ आकर बैठेगी। इतना बोलकर वह रेशमा को लेकर वहां से चला गया। क्या राठी परिवार रेशमा की असली पहचान जान पाएगा? मार्क और हर्षवर्धन के बीच की जंग में कौन जीतेगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।